मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य। मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन पद्धति की भांति भारतीय शासन प्रणाली का हृदय कहा जा सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में कथित विविध उक्तियां भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में भी लागू होती हैं। लावेल मंत्रिमंडल को राजनीतिक वृत्तखंड के मेहराब के बीच का पत्थर कहता है, और सर जॉन मैरियट का कहना है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन चक्कर घूमता रहता है। रैमजे मेवर के शब्दों में, मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का परिचालन यंत्र है। ग्लेडस्टाइन का कहना है कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। मंत्रिमंडल के लिए लगभग इसी प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग बार्कर, बेजोट, एमरी और सर आइवर जेनिक्स जैसे लेखकों द्वारा भी किया गया है। भारत में मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल ये निश्चय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारित कर चुकने के बाद संबंध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छानुसार ही होता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है। और का एक कथन भारतीय मंत्रिमंडल पर लागू होता है कि कैबिनेट के मंत्री लोग नीति निर्धारित करते हैं, विनिश्चय करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि के रूप में पास कराना चाहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त शक्ति के आधार कैबिनेट व्यवस्थापन पर भी नियंत्रण रखती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार की नीति को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। व्यवहारतः राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति या वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशक होता है। अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और भी बढ़ गए हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है, और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का ही होता है। इस हेतु उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। वैदेशिक राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री
या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है तो संसद को उसके संबंध में सूचना दे दी जाती है, और यदि आवश्यकता हुई तो संसद से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत ही गौण होती है। इसका प्रमाण ये है कि 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि से पूर्व लगभग 2 वर्षों से बात चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना मिली जबकि अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौते करती है और संसद को इस संबंध में सूचना नहीं दी जाती। वैदेशिक संबंधों के संचालन में गुप्तता की आवश्यकता होती है, इसी कारण ये कार्य कैबिनेट के द्वारा ही किया जा सकता है, संसद के द्वारा नहीं। नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। मंत्रिमंडल की बैठकें। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सप्ताह में एक बार से अधिक भी ऐसी बैठकें हो सकती हैं। इन बैठकों में सभापति का स्थान प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण किया जाता है। बैठकों की समस्त कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं और मंत्रिमंडल का कोई सदस्य त्यागपत्र देकर इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे।